हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है मृदा अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों? मृदा अभिक्रिया। अब मृदा अभिक्रिया होती क्या है वो देखो। तो मृदा अभिक्रिया होती है बेसिकली हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है मृदा अभिक्रिया? किसको कहते हैं? हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य अभिक्रिया, जिससे अपने को ये पता चलता है कि मृदा जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। इसको क्या कहते हैं अपने? मृदा अभिक्रिया। तो मृदा अभिक्रिया वास्तव में क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य होती है, और इससे अपने को ये पता चलता है कि जो दी गई मृदा है वो अम्लीय प्रकृति की है या क्षारीय प्रकृति है। इसको क्या कहते हैं अपने? मृदा अभिक्रिया। अब अपने को दो चार बातें इसमें पता होनी चाहिए कि कौन से आयन जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और कौन से आयन क्या होते हैं? क्षारीय। तो मृदा अभिक्रिया पता लग गया अपने को कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य अभिक्रिया, जिससे अपने को ये पता चले कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय, उसको क्या कहते हैं अपने? मृदा अभिक्रिया। अब इसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, एक तो होता है अम्लीय, एक तो अम्लीय आयन होते हैं। अम्लीय कौन कौन से हैं? ध्यान देना बच्चों। एक होता है H+, एक होता है Al+3। इसके अलावा जो अम्लों के ऋण आयन होते हैं SO4-2 हो गया या NO3-1 हो गया, ये होते हैं अम्लीय आयन। वहीं अगर अपने बात करें क्षारीय आयनों की, तो क्षारीय आयन देखो बच्चों कौन कौन से होते हैं। क्षारीय आयन हो गए, जैसे अपने बात करें OH- हो गया, एक तो OH- क्षारीय प्रकृति का होता है। उसके अलावा जैसे Na+ हो गया या K+ हो गया या Mg+2 हो गया या इवन Ca+2 है, वो भी कहीं ना कहीं क्षारीय प्रकृति का होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा क्षारीय प्रकृति ये नहीं रखता। तो ये होते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अम्लीय मृदा होती है उसमें H+ आयन ज़्यादा होते हैं और OH- आयन क्या होते हैं? कम। और जो क्षारीय मृदा होती है उसमें OH- आयन ज़्यादा होंगे, H+ आयन क्या होंगे? कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अम्लीय मृदा में OH- आयन नहीं होते। होते हैं अम्लीय मृदा में भी OH- आयन, लेकिन उनकी संख्या H+ आयनों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट अपने इसमें आता है जो टॉपिक, वो आता है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल टॉपिक आता है अपने, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल ये होता है KW से दर्शाते हैं इसको। तो अब आपसे KW कैसे आया वो भी अपन बात करेंगे, लेकिन वो शायद आपसे नहीं पूछेगा भी KW का मान कैसे आया। पूछेगा वो सिर्फ आपसे KW का मान क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। अपन देख लेते हैं भी आया कैसे ये। KW जैसे H2 होता है, तो H2O का जब आयनन होता है या वियोजन होता है तो ये टूटता है H+ और OH- में। अब अगर इसके लिए साम्य स्थिरांक लिखते हैं ना अपने K का मान, अगर इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान लिखते हैं अपने, कैसे बोल दो इसको एक तरह से, या सीधा K लिख दो, चलो साम्य स्थिरांक K लिखते हैं। तो ये होता है H+ इंटू OH- बटा में H2O। कहने का मतलब उत्पादों की सांद्रता बटा में विकारकों की सांद्रता उत्पाद अगर एक से ज़्यादा है तो उत्पाद की जो सांद्रता है वो गुणा में आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको गुणा कर देता हूँ K इंटू वज्र गुणा कर देते हैं अपने, तो ये आ जाएगा H+ इंटू OH-। और ये जो इतनी क्वांटिटी है इसको अपने क्या मान लेते हैं? KW। तो इसका मतलब क्या हुआ कि KW बराबर क्या हो गया? H+ इंटू OH-। तो ये होता है KW का सूत्र। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर कि KW का जो सूत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। KW का सूत्र क्या होता है? H+ इंटू OH-। अब और एक और बात ध्यान रखना कि KW बराबर अपने सीधा लिख के आ जाते हैं ना, H+ और इंटू लगा के लिख दिया मान लो OH-। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सांद्रता वाले पद लगाने जरूरी है।
क्योंकि अगर ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो मैंने बड़े ब्रैकेट लगा रखे हैं, वो लगाने जरूरी है, और ये जो प्लस है ये ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए क्योंकि ये आवेश है, ठीक है। तो ये होता है के डब्ल्यू। अब अगर अपने परिभाषा की बात करें ना, तो अगर अपने इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, अगर इसमें अपने परिभाषा की बात करते हैं, जैसे ये अपने पेन ले लिया, तो अगर अपने इसकी परिभाषा की बात करें ना, के डब्ल्यू की परिभाषा क्या होगी, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का गुणनफल जो होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल होता है, गुणनफल, उसको ही क्या कहते हैं अपने, जल का आयनिक गुणनफल। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, जल का आयनिक गुणनफल की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। इसे KW से दर्शाते हैं। अब एक बात इसमें ध्यान देना कि जो आसुत जल होता है, आसुत जल का मतलब जो जिस जल को अपने उबाल कर प्राप्त करते हैं, उबालने के बाद में जो भाप बनती है, भाप से जल होता है, उसको कहते हैं आसुत जल। एक तरह से आप समझने के लिए समझो भी, आसुत जल में कोई लवण नहीं होता, कोई उसमें आयन वगैरह नहीं होती, सिर्फ जल के अणु होते हैं। अब आसुत जल में ना, आसुत जल, आसुत जल, इसके अंदर 298 केल्विन ताप पर जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है वो होती है लगभग 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ग्राम आयन प्रति लीटर। 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, माइनस है ये ध्यान रखना, माइनस 7 ग्राम आयन प्रति लीटर। ये क्या होती है, सांद्रता होती है किसकी, हाइड्रोजन आयनों की। किसमें, आसुत जल में। कितने केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर। और इतनी ही OH माइनस आयनों की सांद्रता होती है कितनी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ग्राम आयन प्रति लीटर। ये होती है सांद्रता इसकी, हाइड्रोक्साइड आयनों की। अगर इन दोनों सांद्रताओं का मान अपने इस KW वाले फॉर्मूला में रख देते हैं, ये जो सूत्र है अपने पास KW का, अगर KW वाले सूत्र में रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। गुणा करेंगे तो KW का मान कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, जो कि आप ये कह सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तरह से रिजल्ट है इस चैप्टर के लिए, कि एक तो KW का मान 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 ग्राम आयन प्रति लीटर, इसमें भी वही है, मात्र क्या होता है इसका, ग्राम आयन प्रति लीटर। तो ये तो हो गया KW का मान, और ये हो गया KW का सूत्र। ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए। KW की अगर परिभाषा पूछी जाए, यानी जल के आयनिक गुणनफल की अगर परिभाषा पूछी जाए, तो परिभाषा क्या होगी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का गुणनफल क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल। ये हो गया। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है पीएच। क्या आता है बच्चों, पीएच। अब पीएच की अवधारणा किसने दी थी, SPL सोरेनसन ने। किसने दी थी, SPL सोरेनसन ने। और पीएच किसने एक सूत्र दिया था, पीएच बराबर माइनस log H प्लस, या इसका सूत्र लिख सकते हैं अपने log 1/H प्लस। ये पीएच का सूत्र होता है। इसी तरह इसमें पीओएच का सूत्र और दिया था। पीओएच का सूत्र क्या होता है, माइनस log OH माइनस, या इसका सूत्र लिख सकते हैं अपने log 1/OH माइनस। ये सूत्र होता है किसका, पीएच का। तो पीएच का जो अवधारणा है वो दी थी SPL सोरेनसन ने। ये नाम ध्यान रखना आप सोरेनसन का, कई बार पूरा नाम लिखता है सीधा, कई बार सोरेनसन भी दे देता है, तो सोरेनसन रहेगा। और पीएच का सूत्र ये होता है। पीएच की परिभाषा देखो क्या होगी बच्चों, पीएच की परिभाषा क्या होगी, पीएच की परिभाषा कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के
ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव लघु गुणक को क्या कहते हैं अपने, ऋणात्मक लघु गुणक। लॉग को लघु गुणक बोलते हैं, जो मैंने लिखा हुआ ना लॉग, इसको बोलते हैं लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, पीएच कहा जाता है। इसी तरह पीओएच की परिभाषा पूछी जाए तो क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणों को क्या कहते हैं, पीओएच। अब पीएच के बारे में बेसिक सी बातें वो अपने को पता होनी चाहिए। एक तो जो पीएच स्केल होता है, पीएच पैमाना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। अगर पीएच 7 से कम है, पीएच क्या है 7 से कम, तो वो होगा अम्लीय। अगर पीएच 7 से ज़्यादा तो वो हो गया क्षारीय। और अगर पीएच 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। ये हो गया अपने पीएच का मतलब। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो पीएच पैमाना होता है, ध्यान रखना बच्चों एक बात ये कि ये जो पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाना ये अरेखीय पैमाना होता है। अरेखीय पैमाना होने का मतलब ये है कि रेखीय पैमाना तो वो होता है, जैसे समझने के लिए देखो कि मान लो यहाँ पर कोई पीएच ये मान लेते हैं, यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता मान लेते हैं कि भाई अगर ये 1 बढ़ेगा तो ये भी 1 बढ़ेगा, ये 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 बढ़ेगा, ये अगर 3 बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा 3 बढ़ेगा, जिसके कारण एक सीधी रेखा प्राप्त होती है अपने को। इस तरह से देखना, ये इसमें ये यहाँ पर आपको सीधी रेखा आगे से ये हो गया, तो इसमें क्या होता है कि सीधी रेखा प्राप्त होती है इसमें, अगर अपने पीएच पैमाना अगर रेखीय होता है तो। अगर पीएच पैमाना रेखीय हुआ तो इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त होती है। पर वास्तव में पीएच पैमाना क्योंकि रेखीय नहीं होता, इसीलिए अपने को सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा जा सकता है कि पीएच पैमाना जो होता है वो क्या होता है, रेखीय। और कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच पैमाने का चित्र बनाओ। सिंपल है, इस तरह से एक रेखा बनानी है अपने को। ये हो गया, जैसे ये इस तरह से एक रेखा बना ली, और ये हो गया इसमें। तो इसमें क्या करना है अब कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 14, यहाँ पर 7, तो 0 से 7 अम्लीय, ये हो जाएगा 7 से ज़्यादा क्षारीय, और ये हो जाएगा 7 उदासीन। और इस तरह से बीच बीच में लगा देंगे भी, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, इस तरह से नंबर लगा देंगे, तो ये पीएच क्या बन जाएगा, अपना पैमाना बन जाएगा। अब पीएच से रिलेटेड कुछ एक सवाल है अपने, देखो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है क्या, कि एक मृदा विलयन है या कोई भी विलयन है आपके पास, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो कितनी दे दी उसने, 0.0001। ठीक है, ये सांद्रता यहाँ पर हो सकता है वो मोलरता दे दे, या हो सकता है नॉर्मलता दे दे। अब क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी है तो या तो मोलरता देगा या नॉर्मलता देगा। अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है तो मोलरता या नॉर्मलता से प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अम्ल या क्षार दिया था तो बात अलग होती, उसने सीधा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे दी। और वो आपसे पूछता है कि बताओ भी पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी। अब इसमें देखना बच्चों कि पीएच का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लगाना है। पीएच बराबर होता है -log H+। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, -log H+। अब उसके बाद में -log H+ की सांद्रता ये है, तो ये लगा देंगे अपन 0.0001, और यहाँ अपने को पीएच का मान लिखना है। अब पीएच का मान क्या आएगा भाई, तो आप ये देखो इसमें कि ये जो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद में एक आने तक कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो पीएच का मान कितना होगा, 4। लेकिन ध्यान ये रखना, ये तभी लगेगा जब लास्ट में 1 दिया हो।
और उससे पहले सारे जीरो तभी ये लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। इसी तरह मान लो जो अपने H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो उसने आपको ये दे दी 0.01, ये सांद्रता दे दी, और आपसे पूछ ले pH क्या है, तो इसमें pH क्या आएगी? अगर आपसे pH पूछा जाए तो pH क्या आएगी? तो pH देख लो आप, इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 2 है, तो pH 2 आएगी। पर सीधा आंसर नहीं लिख के आना, अपने को इस तरह से करके आना है। ये पहले pH का सूत्र लिखेंगे, फिर H प्लस आयनों की सांद्रता का मान लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, pH कितना आया है, 4 आया। इसी तरह यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज आता है कि कई बार वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ना देकर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता दे देता है। इस तरह से देखना, जैसे यहाँ पर तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है उसने, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता दे दी उसने, मान लो 0.001, ये सांद्रता दे दी, और आपसे वो पूछे कि भी बताओ pH का मान कितना होगा, तो ये तो समस्या हो जाएगी, pH का मान कैसे बताएं हम, पहले तो H प्लस वाला था तो सीधा बता दिया। तो एक बात देखना अपने कि pH के और दो सूत्र लिखे थे अपने, एक तो pH का लिखा था और एक POH का लिखा था। अब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी होगी तब तो pH निकलेगा, और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जब दी होगी तो POH लिखेगा, लेकिन वो पूछ हमसे pH ही रहा है। तो इसमें एक संबंध आता है बच्चों, ध्यान देना कि pH संबंध क्या आता है, pH प्लस POH बराबर होता है 14। आप ये मान लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये तीन सूत्र है इसमें, चार एक्चुअल में, एक पीएच का, एक पीओएच का, एक पीएच और पीओएच में संबंध, और एक पीछे अपने किया था केडब्ल्यू वाला। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है इस चैप्टर में से, छोटे क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है इस चैप्टर में से। तो पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो गया, 14। ये संबंध होता है, हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास पीओएच का मान आ जाए तो मैं पीएच का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखूंगा या सीधा देख लूंगा अभी 14 में से जो मान आएगा पीओएच का माइनस कर दूंगा तो पीएच आ जाएगी। तो देखना इसमें कैसे करेंगे अपने, OH माइनस आयनों के साथ इसने दे दिया और आपसे पूछिए क्या, पीएच। तो पहले तो पीओएच का सूत्र लगाओ, माइनस लोग OH माइनस, और फिर ये लिखेंगे अपने OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी है अभी, 0.001। पीओएच चल रहा है बराबर में, ध्यान रखना। इसी तरह है पीओएच बराबर, अब आप देखो कि जो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, जो ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं कितनी है पॉइंट लगने के बाद में, 1 2 3। तो पीओएच का मान कितना आएगा, 3। अब पीओएच का तो मान आ गया, पर उसने पूछा किसका है, पीएच का। तो एक संबंध अपने अभी भी बात की थी कि पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14, और पीओएच का मान है अपने पास कितना है, 3 है, तो रख दो। तो पीएच प्लस 3 बराबर 14, तो पीएच कितना आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे 14 माइनस 3 यानी कि 11। तो पीएच कितनी आ गई बच्चों, 11 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका है, देखना कि मैंने इस बार H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो आपको ये दे दी 1 × 10 की पावर -4। क्या दे दी, 1 × 10 की पावर 4। अब ये सिर्फ लिखने का ही फर्क है, बाकी संख्या वही है जो अपने H प्लस आयन वाला पहले किया था, क्योंकि ये 1 × 10 की पावर -4 है, ये असल में ये है 0.0004। ये आप ध्यान रखना बच्चों। इसी तरह अगर मान लो सांद्रता आप, सॉरी 4 नहीं आएगा, ये आएगा 0.001। इस पॉइंट के बाद में संख्याएं 4 है। ठीक है, इसी तरह अगर H प्लस आयन की सांद्रता आपको दे रखी है कितनी, 0.002001, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 10 की पावर -3। ये देखो पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 × 10 की पावर -3।
इसी तरह अगर H प्लस आयन की सांद्रता उसने दे दी आपको 0.01, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻², क्योंकि पॉइंट के बाद में दो संख्याएं हैं। इसी तरह अगर मान लो OH माइनस आयन की सांद्रता दे दी आपको 0.01, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन OH माइनस आयनों की सांद्रता जो है वो ये दे दे आपको 0.001, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ अब अपने देखते हैं पीएच का मान कितना आएगा। तो पीएच का मान अपने यहाँ पर देखो, अगर इस तरह से दिया हुआ तो ये पावर ज़्यादातर आंसर होती है। तो पीएच का मान कितना है 4, यहाँ से भी 4 ही आ रहा है, यहाँ से पीएच का मान कितना आएगा 3, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 3। लेकिन ध्यान ये रखना कि यहाँ पर गुणा में 1 होना चाहिए और यहाँ पर लास्ट में 1 होना चाहिए। इसी तरह अगर अपने यहाँ बात करें तो पीएच कितनी है 2। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, देखो पहले यहाँ से आएगी पीओएच, वो तो जैसे ये पीएच निकाल रहे हैं वैसे ही आएगा कितना 2, लेकिन पीएच कितनी आएगी 14 में से 2 माइनस करना पड़ेगा अपने को, यानी कि 12। इसी तरह यहाँ पे पीओएच तो कितनी है 3, लेकिन पीएच कितनी है 14 माइनस 3 यानी कि 11, ये क्या हो गई पीओएच। तो ये इस तरह के कुछ एक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके, हालांकि अर्धवार्षिक में भी आया था अगर आपको ध्यान हो तो ये अपने देखा किस तरह से पीएच की और मान अपने निकाले जा सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना कि उसने H प्लस आयन की सांद्रता दे रखी है या OH माइनस आयन की सांद्रता। अगर OH माइनस आयन की सांद्रता दी होगी तो पहले अपने को ध्यान रखना कि POH वाला फॉर्मूला लगाना, उससे POH आएगा और फिर ये जो संबंध है पीएच प्लस POH बराबर 14, ये लगाकर अपने पीएच का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें एक और बात ध्यान रखना कि ये जो पीएच स्केल होता है या पीएच पैमाना जो होता है ये रेखीय नहीं होता, ये पैमाना क्या होता है अरेखीय। क्या होता है अरेखीय, शायद अपने इसके बारे में बात कर भी ली है पीछे, ये ग्राफ सा बनाया था मैंने, ये देखो ये रहा, ये मैंने कहा था कि पीएच पैमाना जो होता है वो क्या होता है अरेखीय पैमाना होता है। नेक्स्ट अपने बात आती है कुछ एक टॉपिक्स पे जो कि अपने को ये बताते हैं कि कौन से जो टॉपिक है वो पीएच पर निर्भर करेंगे, कौन से ऐसे जो पीएच पर निर्भर नहीं करेंगे, तो उसी के बारे में अपने बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें ध्यान रखना कि पहला जो इसमें पीएच को प्रभावित करता है कारक, मतलब जो पीएच को बढ़ा या घटा सकता है, वो है प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस संतृप्ति, हालांकि अपने इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रतिशत बेस संतृप्ति, परसेंटेज बेस सैचुरेशन। ध्यान रखना अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ेगी इसका मतलब है पीएच है वो भी बढ़ेगी। ये हो गया एक पहला कारक जो पीएच को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा करता है। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है मिसेल की प्रकृति। क्या आता है बच्चों, मिसेल की प्रकृति। अब ये जो टॉपिक है ना मिसेल की प्रकृति, ये थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि ये क्या कहना चाह रहा है। मिसेल की प्रकृति ये कहना चाह रहा है कि मान लो अपने पास दो कोलाइड है, मृदा कोलाइड है दो ए और बी, और दोनों की प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है वो सेम है, प्रतिशत बेस संतृप्ति दोनों की क्या हो गई सेम, लेकिन फिर भी इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि दोनों की पीएच क्या हो अलग अलग हो। ध्यान से समझना कि हमारे पास दो मृदा कोलाइड, जैसे एक मान लो मोल्डोमोल्डिनोनाइट हो गया, एक ह्यूमस हो गया, तो दोनों में अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति यानी जो क्षारीय आयनों की जो संख्या है वो अगर बराबर भी है तो भी पीएच अलग अलग हो सकती है, क्योंकि पीएच इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने H प्लस आयन दे सकता है। जो जितने H प्लस आयन दान करेगा उसकी पीएच उतनी ही क्या होगी कम होगी। और ज़्यादातर क्या होता है जो कार्बनिक कोलाइड होते हैं या ह्यूमस जो होता है वो ज़्यादा H प्लस आयन क्योंकि दान कर सकता है, इसीलिए जो कार्बनिक कोलाइड है उनकी पीएच कम होगी समान प्रतिशत बेस संतृप्ति होने पर भी। इसी तरह अपने देखो सिलिकेट क्ले और जो अपने दूसरा हाइड्रस माइका पड़ी, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पड़े थे, एक तो सिलिकेट क्ले पड़ी थी, दूसरा एक और था देखो कौन सा हाइड्रस ऑक्साइड या आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो पड़े थे अपने जो थर्ड चैप्टर में आए थे। तो उसमें भी ध्यान रखना कि जो
पीएच होती है वो सिलिकेट क्ले की पीएच जो होती है वो थोड़ी कम रहती है। और वहीं पर अगर अपने बात करें जो दूसरे अपने हाइड्रस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाले या आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उनकी पीएच क्या रहेगी, ज़्यादा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मिसेल की प्रकृति पीएच को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो आप ये लिखोगे कि अपने पास दो कोलाइड है ए और बी। आप ह्यूमस और अपने जो मृतिका होती है जैसे कि सिलिकेट के लिए अपने पढ़े थे मोंट मोर्गनाइट और इलाइट वगैरह, उसका उदाहरण लेके समझा सकते हो कि दोनों में अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति समान भी रखते हैं अपने, फिर भी एक की पीएच कम और दूसरे की पीएच ज़्यादा हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा मृदा क्लोराइड कितने H+ आयन मृदा में छोड़ रहे हैं। तो इसमें अपने लिख देंगे कि ह्यूमस जो होता है वो ज़्यादा H+ आयन जो है वो दान कर सकता है, इसलिए उसकी पीएच कम रहेगी। और जो सिलिकेट क्ले होते हैं जैसे मोंट मोर्गनाइट हो गया, इलाइट वगैरह, ये क्या होते हैं अपेक्षाकृत कम H+ आयन दान करते हैं इनकी, इसलिए इनकी पीएच क्या रहेगी, ज़्यादा। और तीसरा इसके अंदर अपने जो आता है वो आता है अधिशोषित भस्मों के प्रकार। तीसरा जो आता है वो आता है अधिशोषित भस्म, या यूं कह सकते हैं कि अधिशोषित आयन, अधिशोषित भस्म। अगला क्या आता है, अच्छा ध्यान देना, अधिशोषित भस्म या आयन। तो ध्यान देना बच्चों कि अगर सोडियम आयन ज़्यादा अधिशोषित हो रहे हैं इसका मतलब पीएच ज़्यादा होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अधिशोषित हो रहे हैं इसका मतलब पीएच क्या होगी, कम होगी। और अगर कैल्शियम आयन मान लो अधिशोषित हो रहे हैं इसका मतलब है पीएच जो है वो 6 से अपने ये कह सकते हैं कि 7.5 के आसपास जो है वो रहेगी। तो अधिशोषित भस्मों के प्रकार में ये लिखना है कि जो मृदा की पीएच है वो अधिशोषित भस्मों पर भी निर्भर करती है। अगर सोडियम आयन ज़्यादा अधिशोषित कर रखे हैं तो पीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 8-9 तक भी जा सकती है। हाइड्रोजन आयन अगर अधिशोषित ज़्यादा कर रखे हैं तो पीएच क्या रहेगी, 7 से कम। और कैल्शियम आयन अधिशोषित कर रखे हैं तो अपने ये कह सकते हैं कि पीएच जो है वो लगभग 7 के आसपास रहती है। तो ये हो गया अपने। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आता है बच्चों, पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। पीएच को प्रभावित करने वाले कारक जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं, देखो भाई अपने जो मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं। पहला आता है पैंतरक पदार्थ। क्या आता है बच्चों, पैंतरक पदार्थ। तो पैंतरक पदार्थ में ध्यान रखना, अगर पैंतरक पदार्थ अम्लीय है तो मृदा भी अम्लीय होगी यानी पीएच कम रहेगी, और पैंतरक पदार्थ अगर क्षारीय है तो मृदा भी क्या होगी, क्षारीय यानी पीएच क्या रहेगी, ज़्यादा। दूसरा आता है अवक्षेपण। क्या आता है बच्चों, अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या है कि अगर अपने पास जो सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, वो अवक्षेपित होकर नीचे चले गए तो ऊपर हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन बढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, पीएच कम होगी। पीएच क्या होगी बच्चों, कम होगी। तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। क्या आता है, कार्बनिक पदार्थ, या ये कह सकते हैं ह्यूमस की बात कर रहे हैं, पर कार्बन पदार्थ के अपघटन की बात कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि कार्बनिक पदार्थों में जब अपघटन होता है तो CO2 गैस बनती है, और CO2 जो है वो जल के साथ जुड़कर कार्बोनिक अम्ल बना देती है H2CO3, जिसके कारण क्या होगा कि पीएच जो होती है वो क्या हो जाती है, कम, क्योंकि अम्ल बने और अम्ल हमेशा क्या करते हैं, पीएच को कम करते हैं। कार्बनिक पदार्थ के बाद में अगर अपनी बात करें वनस्पतियों की, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वनस्पति, वनस्पति का मतलब वहां पर किस प्रकार के पौधे उग रहे हैं। तो वनस्पति में ध्यान रखना बच्चों आप कि जो शंकुधारी पौधे होते हैं, शंकुधारी मतलब जिनकी पत्तियां जो होती हैं वो शंकुआकार की होती हैं, उनकी पीएच जो होती है वो ज़्यादा, पीएच कम होती है चौड़ी पत्ती वालों की तुलना में। तो शंकुधारी पौधे जो होते हैं, शंकुधारी पौधे जो होते हैं उनमें पीएच क्या होती है, कम होती है, और जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, उनमें पीएच क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी तरह एक और आता है वनस्पति में भी
एक तो हो गया घास और दूसरा जंगली वनस्पतियों से निर्मित जो मृदा होती है। तो ध्यान रखना कि जो जंगली वनस्पतियों से निर्मित मृदा जो होती है वो ज़्यादा अम्लीय होती है। जंगली वनस्पति से जो मृदा बनती है वो ज़्यादा क्या होती है, अम्लीय होती है, यानी कि उनकी पीएच क्या होती है, कम। ठीक है बच्चों। इसी तरह जो घास से बनती है उसकी पीएच क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगला आता है फसल की प्रकृति। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति नेक्स्ट आता है बच्चों, ध्यान देना। फसल की प्रकृति भी, फसल की प्रकृति जो होती है वो भी पीएच को प्रभावित करती है। तो ध्यान रखना, घास वाली फसलें जो होती है उसका तो पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो दलहनी फसल है, कौन सी फसल, दलहनी फसल जो होती है वो पीएच को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। ध्यान रखना इसका कि जो दलहनी फसलें होती है वो पीएच को कम कर सकती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने, देखो बच्चों, मृदा की गहराई। क्या आता है बच्चों, मृदा की गहराई। मृदा गहराई मतलब अपने कितना गहराई में खोद रहे हैं या कितनी गहराई पर अपनी जमीन या पीएच की जांच कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा की अम्लता जो होती है वो गहराई के साथ बढ़ती है। जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर पीएच जो होती है वो कम होगी। कब, जब गहराई बढ़ेगी। अगर गहराई बढ़ेगी तो पीएच क्या हो जाएगी, कम होगी। या ये भी कह सकते हैं कि अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी यानी पीएच क्या होगी, कम होगी। अगला देखो भाई इसमें, अगला आता है नाइट्रोजन वाले उर्वरक। ये हालांकि वैसे आगे भी आएगा अपने, नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक। तो नाइट्रोजन उर्वरक क्या होते हैं बच्चों, ध्यान देना कि नाइट्रोजन उर्वरक वाले यूज अगर अपने करते हैं तो पीएच का मान जो होता है वो बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन वाले सॉरी कम करते हैं, अम्लीय बनाते हैं, मृदा को कम करते हैं पीएच का मान। और अगला आता है अपने जलमग्नता, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। जलमग्नता, जलमग्नता, जलमग्नता मतलब वो होता है जब जो ग्राउंड वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाता है, इसके कारण मिट्टी जो होती है वो गीली रहने लग जाती है। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं कि मृदा अगर अम्लीय है तो पीएच बढ़ाएगी और मृदा अगर क्षारीय है तो पीएच क्या कर देगी, कम होगी। तो ध्यान रखना कि अम्लीय मृदा में जो होती है, इसमें अम्लीय मृदा जो होती है, अम्लीय मृदा, वहाँ पर तो पीएच क्या करेगी, ये बढ़ाएगी। और जो क्षारीय मृदा होगी, क्षारीय मृदा, वहाँ पर पीएच क्या करेगी, कम करेगी। तो ये कुछ कारक है। तो अपने बात करें एक बार इनमें विजन की, तो ध्यान देना कि पैतृक पदार्थ में क्या होगा कि जो मृदा अपने ये कहें कि भाई अम्लीय पदार्थों से बनी है वो तो क्या होगी, अम्लीय, और जो क्षारीय से बनी है वो क्या होगी, क्षारीय। दूसरा था अवक्षेपण। तो अवक्षेपण में ध्यान रखना कि जहाँ पर बारिश वगैरह हो रही है, नमी के कारण क्या होता है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिसके कारण ऊपर कौन से रह जाते हैं, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, जिसके कारण मृदा की पीएच क्या हो जाती है, कम, या मृदा अम्लीय हो जाती है। तीसरा आता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में ध्यान रखना कि जब कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है तो CO2 और H2O बनते हैं। CO2 बनती है जो H2O के साथ जुड़कर H2CO3 बना लेते हैं, और H2CO3 क्या अम्ल है जो पीएच को क्या करेगा, कम। अगला आता है मूल वनस्पति। तो मूल वनस्पति में ध्यान रखना कि जो शंकुधारी पौधे होते हैं उनकी तो पीएच कम होती है, और जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं उनकी पीएच क्या होती है, ज़्यादा। और जो जंगली वनस्पति होती है वो तो पीएच कम करती है, और जो घास होती है उसका पीएच पर कोई खासा प्रभाव नहीं होता। अगला है फसल की प्रकृति। तो घास जो है वो तो पीएच पर कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन दलहनी फसलें जो है वो पीएच को क्या करती हैं, कम, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन होता है। अगला है मृदा की गहराई। तो मृदा की गहराई जो होती है वो अगर शुष्क क्षेत्रों में बढ़ती है तो पीएच का मान कम होता है, या ये कह सकते हैं अम्लीयता बढ़ती है। सेम नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन उर्वरक अगर ज़्यादा दिए जाएंगे तो पीएच क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसमें अमोनियम हो गया, वो सारे क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति की। अगला है जलमग्नता। जलमग्नता में दोनों इफेक्ट है।
जलमग्नता में क्या हो रहा है कि मृदा जो है वो अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। तो अम्लीय मृदा में तो पीएच बढ़ेगा क्योंकि उसकी पीएच कम होती है, और क्षारीय मृदा में पीएच कम होगा क्योंकि उसकी पीएच पहले से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है पीएच का महत्व या पीएच का प्रभाव। पीएच का प्रभाव, और पहला है पोषक तत्वों पर प्रभाव। पोषक तत्वों पर पीएच का प्रभाव। इसमें मेन जो है वो थ्योरी समझने वाली सी बात है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादातर पोषक तत्व जो होते हैं वो 6.5 से लेकर मतलब 6.5 से लेकर 7.5 पीएच पर अधिकतम उपलब्ध रहते हैं। इससे कम या अगर ज़्यादा हो रही है पीएच तो वहाँ पर इन पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम। अब कुछ एक पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अपने ये कह सकते हैं कि अम्लीय मृदा में ज़्यादा चलते हैं। जैसे अम्लीय मृदा है, अगर अम्लीय मृदा है तो वहाँ पर कुछ एक पोषक तत्व जो है वो ज़्यादा होंगे, जैसे कि Fe, Mn, एल्यूमिनियम, ये अम्लीय में ज़्यादा होंगे। वहीं अगर क्षारीय की बात करें तो क्षारीय में कौन कौन से होंगे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। एक बात ध्यान देना बच्चों कि अगर आपको किसी तत्व पर आवेश नहीं पता है तो आप सीधा लिख दो उसको कि ये आयन, सोडियम, जैसे मैंने एक तो Na+1 लिखा, या आप सीधा लिख दो सोडियम आयन या कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन या पोटेशियम आयन, लेकिन गलत आवेश मत लगा देना, वो गलती में काउंट होगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और एक बात इसमें देखना बच्चों कि जो अपने शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, लवणीय मृदा पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मृदा होती है, और जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है। कारण इसका ये है कि जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, ये जल में घुलते हैं और निचले स्तरों में चले जाते हैं। जो अभी अपने अवक्षेपण पढ़ा था ना, वही वाली बात है कि नमी जहाँ पर होती है वहाँ पर अवक्षेपण होता है और वो निचले स्तरों में चले जाते हैं। इसके कारण ऊपर रह गया हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, जिसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। तो पोषक तत्वों पर पीएच का प्रभाव यही है कि अगर पीएच बहुत ज़्यादा होगी तो पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, और अम्लीय मृदा में ज़्यादातर ये 3 आयन रहते हैं और क्षारीय में ये वाले आयन रहते हैं, लेकिन अपने को तो दोनों चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि पीएच जो बैलेंस्ड पीएच है जिस पर अधिकतम पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं वो कितनी है, 6.5 से 7.5 के बीच में। और अगर पीएच अधिक होगी तो हानिकारक है, और पीएच अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो ये तत्व क्योंकि ज़्यादा आ गए तो ये पौधे में जाएंगे भी ज़्यादा, और पौधे में अगर ये ज़्यादा जा रहे हैं तो मृदा की जो पौधा है उनको ज़्यादा ग्रहण करेगा, और ज़्यादा ग्रहण करेगा तो पौधों पर इनके विषैले प्रभाव भी देखे जा सकते हैं जो कि अपने लिए उपयुक्त नहीं होते। अगला आता है सूक्ष्म जीवों पर पीएच का प्रभाव। सूक्ष्म जीवों पर पीएच प्रभाव क्या होता है, देखो भाई सूक्ष्म जीवों पर पीएच का क्या प्रभाव होता है। तो ध्यान रखना सूक्ष्म जीव में भी यही है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो या तो हल्की क्षारीय हो, क्या हो, हल्की क्षारीय, या क्या हो, उदासीन। इन्हीं 2 पीएच पर कारगर होते हैं। इससे ज़्यादा अगर पीएच चली जाती है तो वो अपने ये कह सकते हैं कि उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि देखो अपने आगे आएगा कि जो पोषक तत्व होते हैं जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते, उसका प्रयोग पौधे करते हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। तो अगर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ही प्रभावित होगी तो सिंपल सी बात है कि पौधों की वृद्धि भी क्या होगी, प्रभावित होगी। इसी तरह ध्यान रखना कि जैसे कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इसमें बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, इनकी क्या होती है कि जैसे पीएच 5.5 से कम चली जाती है, पीएच क्या चली जाती है, 5.5 से कम, तो पीएच अगर 5.5 से कम जाएगी तो कम जाते ही इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। और ध्यान रखना कि एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का जब विच्छेदन होगा तभी पौधों को पोषक तत्व मिलेगा, और मृदा में कार्बनिक जो अपने ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी।
ठीक है। एक और बात ध्यान रखना कि कुछ एक सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने ये कह सकते हैं कि कम पीएच पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि फंजाई जो होती है वो 5.5 या उससे कम पीएच पर भी अच्छे से वृद्धि कर सकती है, लेकिन कुछ एक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो इससे कम पीएच पर जीवित नहीं रह सकते। तो ध्यान रखना कि जैसे इसके अलावा अगर अपने बात करें बैक्टीरिया हो गया, उनको लगभग 6 से 7.5 पीएच, इसमें बस आपको 2-3 पीएच के मान लिखने। ये एक तो ये ध्यान रखना कि भाई ज़्यादातर को जो पीएच चाहिए वो कितनी चाहिए, 6.5 से 7.5, बस ये ध्यान रखना। हर एक जगह ये लिखना है अपने को कि 6.5 से 7.5 की पीएच इनको चाहिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मृदा का पौधों पर, जो मृदा होती है, मृदा में जो पौधे हो रहे हैं, मतलब पौधों पर पूछ रहा है डायरेक्ट ये कि पौधों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी पीएच का भी सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है। और अगर अपने ये कहें कि जो पोषक तत्वों पर प्रभाव पड़ रहा है तो पौधों पर भी पड़ेगा ही। इसमें भी वही है, भी 6.5 से 7.5 पीएच होनी चाहिए, और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उससे कम या ज़्यादा अगर होते हैं तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पर समस्या होना स्टार्ट हो जाती है। अगला जो इसमें आता है ना रोगों का प्रभाव, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव, रोगों पर प्रभाव। देखो भाई क्या होता है पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव। इसमें भी आपको देखो कुछ एक रोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीएच पर निर्भर करते हैं, उनके लिए किसी तरह की पेस्टिसाइड या स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर जैसे मान लो कोई रोग है वो अम्लीय मृदा में हो रहा है, तो अगर मृदा की पीएच चेंज होगी तो वो रोग भी अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसी तरह मान लो कोई रोग है वो क्षारीय मृदा में हो रहा है, तो अगर पीएच चेंज होगी तो वो रोग भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ एक रोगों के नाम लिख रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर तो है कारण, मतलब किस पीएच में होता है वो, और यहाँ पर क्या है निवारण, यानी कि किस प्रकार की पीएच में वो सही हो सकता है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाम, जैसे कि सबसे पहले आता है फिंगर और टो रोग, फिंगर व टो रोग, फिंगर व टो रोग, ये आ गया जैसे। तो फिंगर व टो रोग जो होता है वो अम्लीय मृदाओं में होता है। किस प्रकार की मृदाओं में होता है, अम्लीय में। इसका मतलब है अगर क्षारीय मृदा में फसल को लगाते हैं तो फिंगर और टो रोग नहीं होगा। दूसरा आता है पोटैटो स्कैब। क्या आता है, पोटैटो स्कैब। अब पोटैटो स्कैब जो रोग है वो देखो बच्चों ध्यान देना कि किस तरह की मृदाओं में होता है, उदासीन और क्षारीय मृदाओं में। कौन से में फैलता है ये, उदासीन व क्षारीय मृदा में ये ज़्यादा फैलता है। तो किस प्रकार की मृदा में ये नहीं फैलता, अम्लीय में नहीं फैलेगा। उदासीन और क्षारीय मृदाओं में फैलता है लेकिन अम्लीय मृदाओं में नहीं फैलता। अगला है नेक्स्ट जो अपने रोग आता है वो आता है ग्रे फ्लैग। क्या आता है, ग्रे फ्लैग। ग्रे फ्लैग जो रोग है वो उदासीन मृदा में होता है। कौन सी मृदा में होता है, उदासीन मृदा में। इसका मतलब अगर अपने अम्लीय या क्षारीय मृदा में इसको लगाएंगे फसल को तो इसमें नहीं होगा ये। और ज़्यादातर ध्यान रखना कि ग्रे फ्लैग जो किसके कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट आता है गेहूं में आता है टेक ओल रोग। टेक ओल नाम का रोग होता है गेहूं में। तो ये क्षारीय मृदाओं में तो क्या होता है ज़्यादा, इसका मतलब अम्लीय मृदाओं में क्या होगा, कम। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, ये अम्लीय मृदाओं में कम होता है। तो ये कुछ अगर डिजीज के नेम है, अगर ये आता है कि पीएच का पादप रोगों को प्रभाव, एक अपने कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है कि जो आ सकता है, तो इसमें ध्यान ये रखना कि कुछ है कि 4 एक रोग बताए हैं मैंने आपको, ये रोग बता रहे भी इसमें होता है, इसमें सी हो जाएगा। पोटैटो स्कैब उदासीन और क्षारीय में होता है, अम्लीय में सी हो जाएगा। इसी तरह ग्रे फ्लैग जो होता है वो उदासीन में होता है और अम्लीय या क्षारीय में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह टेकोल है वो क्षारीय में होता है और अम्लीय में क्या हो सकता है, वो रोग सही हो सकता है। नेक्स्ट आता है पीएच का भौतिक गुणों पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या आता है,
मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। भौतिक गुणों पर प्रभाव क्या पड़ता है? अभी देखो, पहली बात आती है क्षारीय मृदा की। तो क्षारीय मृदा, ध्यान रखना कि क्षारीय मृदा जो है उसकी संरचना क्या हो जाती है? पूरी तरह से खराब। संरचना खराब हो जाती है क्षारीय मृदाओं में बहुत ज़्यादा। देखो क्या होता है क्षारीय मृदा में, जो यूनिपिंडल नाम की एक घटना होती है जिसमें क्या होता है कि मृदा के जो कण होते हैं वो एक तरह से चिपक जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं। अब उनमें क्या होता है कि थोड़ा अगर पानी लगा देंगे ज़्यादा तो उसमें कीचड़ बनने लग जाता है, और पानी अगर नहीं लगाया तो उसमें सूख जाते हैं, बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है, इसे ढेले से बन जाते हैं। हो सकता है आपने कभी देखा हो चिकनी मिट्टी में इस तरह की चीज़ें होती है। और अम्लीय मृदा जो होती है, कौन सी? अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा की खास बात ये होती है कि अम्लीय मृदा में जो पीएच, जो मृदा की संरचना होती है वो खराब नहीं होती। मृदा की जो संरचना होती है वो खराब नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि मृदा की संरचना दिखने में ठीक ठाक लगती रहती है। लेकिन इसमें भी वही है, भाई अम्लीय मृदा ज़्यादा है तो उसमें फिर फसलें कैसे हो पाएंगी। तो ये ध्यान रखना कि अपने को पौधे की वृद्धि के लिए एक ऐसी मिट्टी चाहिए जो दानेदार हो, जिसमें वातन अच्छा हो, जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़क ना हो, और उसमें अगर अपनी बात करें तो जल धारण क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जल सोखने की जो क्षमता है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। लेकिन क्षारीय मृदा में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता। क्षारीय मृदा क्या होती है कि जल धारण क्षमता बिल्कुल ही अपने ना के बराबर होती है, मिट्टी की संरचना दानेदार की बजाय पाउडर सी हो जाती है, और उसके अलावा वातन यानी कि हवा का आवागमन भी नहीं होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव भी अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते। और लास्ट में आता है पीएच का घास पर प्रभाव। घास पर प्रभाव, तो इसमें ध्यान देना कि पीएच जो होती है, जो अम्लीय होती है मृदा, घास जो होती है वो अम्लीय मृदा को सहन कर सकती है। किसको सहन कर सकती है? अम्लीय मृदा को। अगर घास अम्लीय मृदा को सहन कर सकती है, इसका मतलब है कि अम्लीय मृदा में अपने जो फसलें उगाएंगे उसको ये फसलें, जो घास जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि क्षारीय मृदा में घास ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, वो खत्म हो जाती है। लेकिन अम्लीय मृदा में घास जो होती है वो काफ़ी समय तक सर्वाइव कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उस मृदा में अपने जो भी फसलें वगैरह उगाएंगे उनको क्या पहुँचाएगी? नुकसान पहुँचाएगी। नेक्स्ट इसमें देखो बच्चों आता है अपने टॉपिक नेक्स्ट, उभय प्रतिरोधक। क्या आता है? उभय प्रतिरोधक। आपने ये 11वीं में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो यहाँ पे, उभय प्रतिरोधक। देखो भाई क्या होता है उभय प्रतिरोधक। उभय प्रतिरोधक ऐसे विलयन या पदार्थ, ऐसे विलयन या पदार्थ जो अम्ल या क्षार मिलाने पर, अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन नहीं होने देते। पीएच में परिवर्तन नहीं होने देते, या ये कह सकते हैं पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्या कहलाते हैं? उभय प्रतिरोधक। और इसको ध्यान रखना कि बफर विलयन भी बोला जाता है, केवल बफर या बफर विलयन। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना अभी, उभय प्रतिरोधक यानी बफर विलयन की ये यहाँ पर बात कर रहा है। तो बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं कि अगर उनमें अपने थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दें तो पीएच में परिवर्तन नहीं होने देंगे, और यही इनका काम होता है। और एक बफर विलयन मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल, ध्यान रखना आप, जैसे कि बफर विलयन हो गया कोई दुर्बल अम्ल, जैसे H2CO3 प्लस Na2CO3, ये एक एग्जांपल ध्यान रख सकते हो आप बफर विलयन का। और ये कौन सा है? अम्लीय बफर विलयन। कौन सा है? अम्लीय बफर विलयन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक अपने पास अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण। तो उभय प्रतिरोधक या बफर विलयन का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि मृदा की पीएच को नियत बनाए रखना होता है। इसका काम कि अगर थोड़ा बहुत अपने अम्ल या क्षार मिला रहे हैं तो उससे पीएच का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब आप सोच रहे हो भी मृदा में अम्ल कौन मिलाता है? नहीं मिलाते अपने अम्ल, सही बात है ये, लेकिन अपने मृदा में जो उर्वरक मिला रहे हैं जैसे यूरिया हो गया या अमोनियम सल्फेट हो गया या डीएपी हो गया, ये सारे जो उर्वरक होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अपने इनकी बात कर रहे हैं भी, अगर उर्वरक अपने मिला रहे हैं तो कुछ हद तक वो उस मृदा की पीएच को परिवर्तित नहीं होने देंगे, उस पीएच को समान बनाए रखेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो सिंपल सी बात है पीएच भी परिवर्तित होगा। इसीलिए देखना आपकी यूरिया जैसे अपने डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहले साल यूरिया डाला और पीएच चेंज होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर अपने लगातार 3, 4, 5, 6, 10 सालों से डाल रहे हैं अगर यूरिया, तो निश्चित रूप से उस मृदा की पीएच में परिवर्तन आएगा और मृदा की पीएच क्या होगी? कम होगी। तो ये तो हो गए उभय प्रतिरोधक। यानी उभय प्रतिरोधक क्या होते हैं? बेसिकली कि जो मृदा की पीएच को निश्चित बनाए रखते हैं, थोड़ा बहुत अम्लीय क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन नहीं होने देंगे। या ये भी कह सकते हैं भी ऐसे पदार्थ जो अगर मृदा में उपस्थित है तो पीएच चेंज करने के लिए अपने को जितनी मात्रा पहले डालनी चाहिए थी उससे ज़्यादा मात्रा ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आते हैं उभय प्रतिरोधक के गुण, बफर के गुण। क्या आता है बच्चों? ध्यान देना, बफर विलयन के गुण, बफर के गुण। बफर विलयन के गुण हैं या विशेषता कर लो, एक ही बात है। तो बफर विलयन के गुण क्या होते हैं? ये पीएच को समान बनाए रखता है, पीएच को अपरिवर्तित रखता है, सही बात है, अपरिवर्तित रखता है, या ये कह सकते हैं कि समान बनाए रखता है। दूसरा इसमें अपने ये कह सकते हैं कि अगर अपने बफर विलयन है तो पीएच को बदलने के लिए, पीएच को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए अपने को अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। पीएच को परिवर्तित करने के लिए या तो अधिक मात्रा लगेगी और अधिक समय भी लगेगा। अधिक मात्रा व अधिक समय लगेगा, अधिक मात्रा व समय लगेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गए बफर विलयन के गुण। नेक्स्ट इसमें आता है उभय प्रतिरोधन। मृदा में उभय प्रतिरोधन का क्या काम है? देखो मैंने अभी भी बताया, अभी यूरिया डाल रही हैं, अभी यूरिया जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। अगर यूरिया डालते ही अगर बफर विलयन नहीं होता मृदा में तो क्या होता है? जैसे यूरिया डाली पीएच अगले दिन चेंज हो गई या पीएच अगले दिन कम या ज़्यादा होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। पीएच कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक अपने लगातार 2, 3, 5, 10 सालों से यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो बफर विलयन के कारण ही। इसी तरह हमारा जो रक्त होता है वो भी एक तरह से बफर विलयन की तरह काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर बफर विलयन काम में आते हैं। अगला आता है उभय प्रतिरोधन क्षमता। नेक्स्ट क्या आता है? उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता, अब ये क्या होती है वो देखो भाई। उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है? उभय प्रतिरोधन क्षमता होती है कि अब जो कोई भी जो बफर विलयन है या उभय प्रतिरोधी विलयन है वो किस हद तक पीएच को कंट्रोल कर सकता है या किस हद तक पीएच में परिवर्तन का विरोध कर सकता है। क्या कहलाता है? उभय प्रतिरोधन क्षमता कहलाते हैं। उभय प्रतिरोधन क्षमता को कहलाते हैं कि अम्ल या क्षार मिलाने पर, अम्ल या क्षार अपने मिला दिया, क्षार मिलाने पर पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने की क्षमता, प्रतिरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है? उभय प्रतिरोधन क्षमता कहलाती है। और ध्यान रखना कि उभय प्रतिरोधन क्षमता जो है वो मृत्तिका बढ़ने पर बढ़ती है, मृत्तिका बढ़ने पर बढ़ती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये कि मृत्तिका बढ़ने पर उभय प्रतिरोधन क्षमता जो है वो बढ़ती है। इसी तरह एक और बात इसमें ध्यान रखना, क्या कि 50% बेस संतृप्ति पर, 50% बेस संतृप्ति पर ये क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है?
अधिकतम होती है 50% बेस संतृप्ति पर। और एक इसमें एक और बात आती है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं यानी कि जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस में उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है? अधिकतम। और ये ह्यूमस में क्या होती है? ह्यूमस में उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है? अधिकतम। ठीक है बच्चों, तो उभय प्रतिरोधन क्षमता ह्यूमस में क्या होती है? अधिकतम। अगला है उभय प्रतिरोधन का महत्व। इसमें जो अपने बातें कर चुके हैं वही बात है। पहला है कि मृदा पीएच का स्थायीकरण। भी अगर उभय प्रतिरोधन क्षमता ज़्यादा होगी तो मृदा पीएच को स्थायी रखेगा, यही इसका पर्पज भी था। दूसरा है कि मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। तो ध्यान रखना कि जो अपने उभय प्रतिरोधी विलयन होते हैं जिसमें उभय प्रतिरोधन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, जो मृदा सुधारकों की मात्रा है वो क्या होगी? उसी हिसाब से परिवर्तित होगी। ज़्यादा उभय प्रतिरोधन क्षमता अगर है, ज़्यादा उभय प्रतिरोधन क्षमता अगर है, उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब है मृदा सुधारक भी क्या लगेंगे? ज़्यादा। मृदा सुधारक भी क्या लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्या हो गया? कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपनी इसी तरह की सीरीज जो है वो कंटिन्यू करें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। और हमने जो है वो ऐप भी लॉन्च किया तो आप उसे भी डाउनलोड करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। और आप इससे हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गए उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, और आपको लगा हो कि इसमें कुछ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।